हमारे देश में आम चुनाव सबसे बड़े पर्व के तौर पे मनाए जाते हैं और आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 में देश में आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा चुनाव है और आचार संहिता लग चुकी है। चुनावों का सिलसिला चालू हो चुका है, तिथियां तय हो चुकी हैं कि कब नामांकन होगा, कब जो है वोट पड़ेंगे, कहां पर कौन से चरण पे वोट पड़ेंगे। कई चरणों पे मतदान होता है और मतदान कराना बहुत चैलेंजिंग काम है। तो कई सारे टॉपिक निकलते हैं निर्वाचन प्रक्रिया से। भारत की जो राजनीतिक निर्वाचन प्रक्रिया है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं संसद के चुनाव पे या फिर हमारी जो विधानसभाओं में विधायक का चुनाव होता है, तो कई सारे मेंबर्स आपके खड़े किए जाते हैं। जो मेंबर्स खड़े किए जाते हैं, ठीक है, अब ये जो भी मेंबर्स हैं, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के कारण से ये सारे मुद्दे मैंने निकाले हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी हैं। एक आम नागरिक होने के नाते चूंकि देश की निर्वाचन प्रक्रिया का हम हिस्सा है तो भी हमें जानना चाहिए। बाकी एक एस्पिरेंट के तौर पे आपको इनको बहुत इन डेप्थ पढ़ना है, समझना है। इनसे क्वेश्चन आता है, जब जब चुनाव होता है तब तब क्वेश्चन आता है। मैं प्री के दृष्टिकोण से और मेंस के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से टॉपिक आपके कवर कराने वाला हूं। तो भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, ये पूरा टॉपिक में एक तो ईवीएम का मुद्दा है आपका, है ना, दूसरा मुद्दा बीबीपीएटी का है, चुनाव आचार संहिता का मुद्दा है, चुनाव आयोग का मुद्दा है ना। चुनाव आयोग का मुद्दा जो है, जैसे हम निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, अभी आपको पता है नया बिल आया है तो नियुक्ति का जो मामला है उसमें काफी विवाद और मुद्दे रहे हैं। चुनावी बॉन्ड, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। चुनावी फंडिंग, चुनावी बॉन्ड, निर्वाचन प्रक्रिया, लोकसभा 2024 जो चुनाव में पूरे के पूरे एक पूरा का क्रमवार चीजें चलेंगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस हेट स्पीच या घृणा वाक का मुद्दा है ना। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, बहुत सारे जब राजनीतिक पार्टियां होती हैं और राजनीतिक पार्टियां जो है मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं अपना, है ना, तो एक शब्द और यहाँ पे निकल के आएगा, चुनावी घोषणा पत्र, है ना। उसका क्या महत्व है, उसमें बहुत सारे वादे होते हैं, ठीक है, तो वो भी टॉपिक हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे मैटर्स हैं जो निर्वाचन को लेकर के समय समय पे गाइडलाइन के तौर पे हैं। एक देश एक चुनाव का मुद्दा है। राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी हैं भारत में, तो मैं आपको सेशन सब लेबल कराने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव एक प्रॉपर सीरीज है ये पर्टिकुलर, जिसका पहला सेशन आज रहेगा। और चुनाव के दौरान कई सारे मुद्दे आपके रहते हैं। विपक्ष की भूमिका क्या है, दल बदल अधिनियम क्या है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, इंडिया गठबंधन क्या है, एनडीए क्या है, यूपीए क्या है, ऐसे करके कई सारे मुद्दे आपके ज्वलंत हैं, चर्चा में हैं और ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। तो एक एक करके हम चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक मैं निकाल के ला रहा हूं आप लोगों के लिए, वो लेकर के आ रहा हूं ईवीएम का। अच्छा, मैं ये करवाऊंगा क्या, मैं सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं लेकर के आ रहा हूं। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको तैयार करना है परीक्षा वाले दिन के लिए। एग्जैक्ट जो भी टॉपिक मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा उसमें मुझे आपको परीक्षा वाले दिन के लिए तैयार करना है कि परीक्षा वाले दिन आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। मेरा दृष्टिकोण नॉलेज देने के साथ साथ आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ये सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा इस डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको समझ अच्छी रहे, आपको चीजें बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से पता हो और एग्जाम हॉल पे आप अच्छे से प्री में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, आप चीजों को कर पाए। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। इस सीरीज का ये सेशन जो है ईवीएम से जुड़ा हुआ है और ईवीएम में 2-3 मुद्दे हैं। मैं एक साथ अभी सारे मुद्दे तो नहीं लेकर आऊंगा, लेकिन मैं पहले बेसिक्स से आपकी शुरुआत करूंगा, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा हम उठाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म यही है और सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसलिए इसको मान के चल रहा हूं क्योंकि लगातार आप देखेंगे मीडिया में खबरें हैं, बहुत सारे जो है संगठन है, विपक्ष पूरा का पूरा सत्ते में है। ईवीएम की सत्यनिष्ठा और अखंडता और विश्वसनीयता को लेकर के चर्चा है हमेशा। ईवीएम इतनी चर्चा में रहती है, एक डर का माहौल भी है कि ईवीएम में यदि छेड़खानी हो रही है, टेम्परिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पे वो भारत के लोकतंत्र को खत्म कर देगी। तो ऐसे कई सारे मुद्दों पर निर्वाचन आयोग के समय समय पर क्या है,
अभी निर्वाचन आयोग ने जब हाल ही में नई चुनाव की घोषणा दी, एक क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी से, उनने इस पे जवाब भी दिया। तो वो मैं एक अलग से पूरा मुद्दा आपका लूंगा, लेकिन पहले एक बार ईवीएम के बारे में हिस्टोरिकल पूरा का पूरा, और इससे मैं क्वेश्चन भी दूंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे एक प्रश्न भी आपको दूंगा लास्ट में, जिस प्रश्न का उत्तर आप मेंस आंसर राइटिंग के तौर पर करेंगे। ठीक, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल पे आपके आएंगे सारे टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा। तो हाल ही के वर्षों में भारत में चुनाव आयोग चुनाव के दौरान, ये सीरीज लंबी चलेगी, ठीक है, इसमें कई सारे सेशंस होंगे और इस सीरीज आपकी चलती रहेगी। मैं टॉपिक लेता रहूंगा, क्वेश्चन बनाता रहूंगा, हर टाइप से क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लीजिए ईवीएम। अब चलो थोड़ा सा ईवीएम के बारे में जो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं, इनको लिखते जाइएगा। देखिए, ईवीएम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से, है ना, जो हमारे देश की मतदान प्रणाली है उस मतदान प्रणाली को संपन्न कराने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये सब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो ईवीएम को लेकर के उसकी प्रामाणिकता पे जो प्रश्न उठता है वो एक पूरा मुद्दा है। प्रामाणिकता पे सवाल उठाया जाता है। जब भी कोई भी चुनाव हार जाता है तो सीधा सीधा ईवीएम के ऊपर दोषारोपण ले देता है ना। तो ईवीएम को लेकर के पहले हम ये समझते हैं कि ये है क्या, ये डिवाइस अंततोगत्वा इस किस तरीके से काम करती है, कब ये डिवाइस आपकी आई, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर इसके बाद हम पारदर्शिता वाले मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे जो आपको कम से कम पता होना चाहिए, अपने एग्जाम में आप लोग इसे बताएंगे। देखिए, ये डिवाइस का सबसे पहली बार इस्तेमाल 1982 में किया गया। आज तो 2024 चल रहा है, 1982 में इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया। केरल में इस्तेमाल किया गया। परूर विधानसभा वहां पे है, परूर विधानसभा में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है, कब? 1982 में। ठीक है, लगभग 50 मतदान केंद्रों पर इसका प्रयोग किया गया था पहले शुरुआत में ईवीएम का। ठीक है, परूर विधानसभा में 50 मतदान केंद्रों में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ। इसके बाद 1983 के बाद मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1988 में संसद ने एक कानून में संशोधन किया जिसका नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक धारा जोड़ी गई, धारा 61A, और उसके तहत जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनके इस्तेमाल को लेकर के ये पूरा का पूरा वहां पर प्रावधान किया गया। ठीक है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये दोनों अधिनियम भी आपको पढ़ाऊंगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये दोनों क्या हैं, इसको लेकर के भी हमारी चर्चा होगी, इसको लेकर के भी मैं आपको सेशंस लेकर के आऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये सेशंस आपको मिलेंगे और मैं आपको कंटेंट इसका अवेलेबल कराऊंगा। इनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, है ना। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम हमेशा चर्चा का टॉपिक है, आईएएस में भी पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो ईवीएम इसको लेकर 1989 पे ये पूरा का पूरा लागू हुआ। 88 पे आपका संशोधन हुआ 1951 में, जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है इसमें संशोधन करके एक धारा जोड़ दी गई 61A, और उसके तहत निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, चुनाव कराने के लिए। इसके बाद क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1990 में जितने भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे, क्षेत्रीय दल थे, उन सभी को लेकर एक चुनाव सुधार समिति बनाई गई। ठीक है, और चुनाव सुधार समिति के माध्यम से जो है भारत सरकार ने जो है ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी विषय पर विचार करने के लिए चुनाव सुधार समिति को पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल होना चाहिए, ईवीएम के माध्यम से चुनाव, क्योंकि इतने बड़े देश के चुनाव संपन्न कराना और एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये सारी चीजों को लेकर के समिति के द्वारा रिकमेंडेशन भी दी गई, और फाइनली 1992 में 1992 में विधि तथा न्याय मंत्रालय ने भारत के निर्वाचन कानून में आवश्यक संशोधन करने की अधिसूचना भी जारी की। तो इस तरीके से जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के उसके पास राइट्स आ पाए कि प्रॉपर जो है कानून के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से जो है ईवीएम का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जा चुका। ठीक है, अब इसके मूल्यांकन को लेकर समय समय पर कई सारी समितियां बनती रही हैं, विशेषज्ञ समितियां बनती रही हैं, लेकिन नवंबर 1998 में
जो आम चुनाव हुए और उपचुनाव हुए तो प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल करने को लेकर काम चालू हुआ और फाइनली 2004 से आपका रेगुलर ईवीएम चालू हो गया है हर बार चुनाव में, चाहे वो लोक संसद के हो और चाहे वो आपके जो है जो क्षेत्रीय चुनाव है, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था बड़े स्तर पे। तो सबसे पहली बात, आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले तो आपको ईवीएम के बारे में पता होना चाहिए। ईवीएम के बारे में आपकी जानकारी इतनी होनी चाहिए कि आप शुरुआत में इंट्रोडक्शन में चीजों को लिख पाए। तो यदि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ईवीएम को लेकर के, तो आप क्या लिखेंगे ईवीएम को लेकर के? ईवीएम को लेकर सबसे पहले परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य में सहायता करती है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए, यानी कि जो डिजिटल माध्यम है उसका प्रयोग करते हुए वोट डालने यानी मतदान करने और वोटों की गिनती करने में कार्य में सहायता करती है। तो ये आपको इसकी परिभाषा बतानी है। जब इसकी परिभाषा आप ये बता देंगे, अब देखिए थोड़ा सा समझिए, ईवीएम में दो चीजें होती हैं आमतौर पे, ठीक है। एक तो आपका कंट्रोल यूनिट है, ये वाला आप यूनिट देख रहे हैं, ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। जो बीच में आप बॉक्स देख रहे हैं ना, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले दो चीजों की बात करेंगे, एक तो वैलेट यूनिट होती है आपकी और दूसरी आपकी जो है ये कंट्रोल यूनिट है। ईवीएम के दो हिस्से होते हैं आपके, वैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इन यूनिट को केबल के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये जो बीच में बॉक्स देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वीवीपीएटी। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हमारी बात हो रही है दो यूनिट्स को ईवीएम को लेकर, एक तो वैलेट यूनिट है और एक आपका कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। तो वैलेट यूनिट से ही हम मतदान करते हैं, कंट्रोल यूनिट में वो जाकर के रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट होती है, पीठासीन अधिकारी जो वहां पे होते हैं, मतदान अधिकारी होते हैं, उनके पास रखी जाती है। और बैलेट यूनिट जो होती है, ये मतदाता जाकर के इसी पर अपना वोट दबाते हैं, ठीक है। बैलेट यूनिट पर ही जाकर के मतदाता अपना वोट देते हैं। तो बैलेट यूनिट मतदाता के पास होती है और कंट्रोल यूनिट जो वहां पे अधिकारी होते हैं उनके पास होती है, ठीक है। हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी वैलेट यूनिट है और कंट्रोल यूनिट जो है वो, हाँ, ये वाले इमेज से देख सकते हैं, ये आपकी कंट्रोल यूनिट, ठीक। अभी इस पे हम बात करेंगे कि मशीन हैक होती है नहीं होती है। देखो, अभी तक जो निर्वाचन आयोग ने कहा, और एक बात मैं आपको बताता हूं, इसको लेकर बहुत मिथ है। मैंने इससे पहले एक सेशन आपका डाला था कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है, नहीं हैक हो सकती है। जो हमारे पास ऑफिशियल जानकारी है, उस जानकारी के अकॉर्डिंग ही मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपसे हमेशा तार्किक बात करूंगा। कोई भी, ये सब कयास है ना। जो भी कहते हैं ईवीएम हैक होती है या कुछ भी होती है, वो सब कयास है। वो एक जो है प्रोपेगेंडा के तौर पे मीडिया में चीजें चल रही हैं, ठीक है। ईवीएम की जो रियलिटी है वो यदि आप एक बार देखेंगे ना, ये किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ी हुई, कोई नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है ना, किसी भी तरीके से। ना तो ये इंटरनेट के माध्यम से चलती है ना, बैटरी के थ्रू ये चलती है। यहाँ तक कि इसमें बैटरी होती है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये आपका कंट्रोल यूनिट है जिसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। ये तो डिस्प्ले सेक्शन है, यहाँ पर देखिए कंट्रोल यूनिट में सबसे ऊपर डिस्प्ले सेक्शन होता है। ये बैटरी सेक्शन है, इसमें एक बैटरी होती है, चार्ज होती है प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पे ये रिजल्ट सेक्शन है और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे वैलेट सेक्शन है आपका, ठीक है। और वैलेट सेक्शन और इससे रिजल्ट सेक्शन से हम रिजल्ट आपका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये किसी नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ी ही नहीं है। तो ईवीएम को लेकर के कोई भी ऐसे हमारे पास प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं है, ना अभी तक कोई एविडेंस दिया गया है, ठीक है। सिर्फ कयास है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी कई सारी बातें कही गई हैं और मीडिया के द्वारा भी कही गई कि भाई मीडिया में भी ये चीजें चलती रहती हैं। अभी हाल ही में मुद्दा काफी गहमा गहमी में, चुनाव है तो ये चीजें होती हैं। लेकिन आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियां जो हैं ईवीएम पे को लेकर के जो है विरोध में भी रहती हैं। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले एक बार समझिए। तो ईवीएम का जो ये कंट्रोल यूनिट है, मतदाता अधिकारी के पास रहता है।
बैलेट यूनिट पर जो मतदाता होते हैं अपना वोट डालते हैं, कंपार्टमेंट बना होता है, कंपार्टमेंट के अंदर ये रखा जाता है। ठीक है, तो ईवीएम के साथ मतदान पत्र जारी करने के बजाय मतदाता अधिकारी बैलेट बटन को दबाता है। एक बार ध्यान समझिएगा, यहां पे बैलेट बटन होती है नीचे, तो जब आप वोट डालने जाते हैं तो मतदाता अधिकारी क्या करता है, इस बटन को दबाता है। जब ये बटन दबाएगा, बटन दबाने के बाद जो है आपका यहां पे देखिए प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें होती हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये बैलेट बटन है, ठीक है, तो जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है, इस यूनिट को आपका प्रेस करता है। दूसरे नंबर पे जो आपका काम होता है कि आप बैलेट यूनिट पे जाकर के आप वोट डालते हैं, आपका जो भी कैंडिडेट होता है आप जाकर के यहाँ पर वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद अब तो बीबीपीएटी लगे हुए हैं हर जगह पे, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले होगा कि आपने जिसको वोट डाला है उसी को गया है कि नहीं गया है। तो वीवीपैट के माध्यम से हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा वोट सही व्यक्ति के पास गया है नहीं गया है, ये चीजें हम देख सकते हैं। बाकी जो है इसमें तीसरे नंबर पे काम होता है, यहाँ पे एक वीप आता है ना, एक आवाज आती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ आप कई बार बैलेट यूनिट पर दबाते रहे और वोट पड़ता जाए, नहीं, वो एक सर्टेन टाइम के लिए रहता है, एक टाइमर है, उस टाइमर के कारण से तो यूनिट वीप करती है, इंडिकेट करती है कि वोट कास्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वोट आपका पड़ गया है कि नहीं पड़ा है। तो बैलेट यूनिट और में जैसे ही आप बटन दबाएंगे, कंट्रोल यूनिट में एक वीप आएगा और वो आपका वोट रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपने वोट किसको डाला है, और डिस्प्ले के तौर पे बीबीपीएटी आपके पास है जिसके माध्यम से आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, और जो मशीन होती है यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो मशीन है, इस मशीन पर जो है प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, अभ्यर्थी का नाम भी होता है, और इसके बराबर में बटन होते हैं। आपको जो भी बटन है उसके हिसाब से मतदाता जिसको वोट देना चाहता है उसके नाम के बराबर वाली बटन को दबाएगा तो चीजें आपकी हो जाएंगी। बाकी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, उसका काम ये सारा का सारा होता है। ये मैं नेक्स्ट सेशन पे आपको वीवीपैट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये तो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आप लोग जानते हैं, जो है आपको पता है। अब देखिए ईवीएम में सबसे पहले तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पहले तो परिभाषित करिए उसको, आप बताइए कि ईवीएम का काम क्या है। ईवीएम का काम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटों को डलवाना और उनकी गिनती करना, इन दोनों कामों को कराने में सहायता करना। ठीक है, दो यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट इसमें होते हैं, जो एक दूसरे के साथ केबल के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और ईवीएम को कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास इसको रखा जाता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है, और बैलेटिंग यूनिट मतदाताओं के पास होता है, जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर होता है, जहां पर जाकर हम अपना वोट डालते हैं, मतदान करते हैं। और ये पूरी तरीके से गुप्त प्रक्रिया है मतदान करना, आप किसे वोट डालते हैं ये आपको पता होता है, और आप इसको बीबीपीएटी के माध्यम से देख भी सकते हैं। तो ये तो सामान्य जानकारी है जो आपको ईवीएम के बारे में होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ईवीएम के बारे में सामान्य जानकारी आपसे पूछी ही जाएगी और आपको इसको बताना ही होगा। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि ये क्यों लाना पड़ा, हमें ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम ईवीएम लाना चाहते थे। आपको पता है इससे पहले जो वोट पड़ते थे वो किसके माध्यम से पड़ते थे, वो आपके वोट पड़ते थे बैलेट पेपर के माध्यम से। ठीक है, और बहुत सारे मुद्दे उसको लेकर के होते थे, उन सबको लेकर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले इसकी विशेषता की बात करते हैं, मुद्दों की बात करेंगे, पहले विशेषता की। आखिरकार ईवीएम की विशेषता क्या है, ईवीएम क्यों जो है भारत जैसे देश के लिए जरूरी है। चूंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े लेवल पे चुनाव होते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि जो बैलेट पेपर में होता था उसमें बूथ कैप्चरिंग से लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो पहली बात, संचालन इसका सरल है, संचालन क्या है, सरल है। ठीक है, आसान हो गया है संचालन। ठीक है, आसानी से इसको किया जा सकता है, और इतने बड़े देश में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना जो चुनौती है, ईवीएम ने उसको काफी कम कर दिया है। ठीक है, एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, यहां पर इसका जो कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें जो भी माइक्रोचिप होती है, यदि एक बार उसका इस्तेमाल किया जा चुका है तो उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है अगली बार। ठीक है, और एक चीज और है, मतलब उसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जैसे इससे पहले के जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों का जितना भी मतलब डेटा था, वो जो माइक्रोचिप्स थी जिसपे पूरा वोट रिकॉर्ड हुआ था, उसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है,
और एक चीज और यहां पे आपको बता दूं, ये बनाता कौन है? भारत में दो जो है आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इनको बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ईवीएम को भारत में बनाता कौन है। ये शायद मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है वो जान ले कि हमारे देश में जो है सबसे बड़ी चीज क्या है। ठीक है, हमारे देश में जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि कहीं ना कहीं पे, हाँ, एक एक करके चीजों को हम समझेंगे, एक एक करके चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो इसको जो बनाने का काम है, इसको जो एस्टेब्लिशमेंट करने का काम है, ये करती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, बंगलुरु में है आपका भारत, लिख लीजिए इसका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो आपका है ये बंगलुरु में है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका वर्क करती है। तो एक तो इसके द्वारा, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हैदराबाद में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी बंगलुरु में है संस्था, और ये आपकी जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। इन दोनों के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों की एक जो है तकनीकी विशेषज्ञ समिति है और उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है, और यही मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ये जो दूसरी संस्था है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये आपकी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करती है। इनके सहयोग से ही ईवीएम को बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये दो आपकी संस्थाएं हैं, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता ये है कि ईवीएम के माध्यम से जो है चीजें आसान हो गई। दूसरा, बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें साधारण सी एक बैटरी होती है, बैटरी के माध्यम से संचालित की जाती है, बैटरी इसमें चार्ज करना पड़ता है। एक ईवीएम मशीन में यानी एक कंट्रोल यूनिट में लगभग 2000 वोट ही रिकॉर्ड हो सकते हैं। एक बार में केवल 2000 वोट, है ना, 2000 वोट से ज्यादा वोट नहीं हो सकते, ये इसकी विशेषता है। एक ईवीएम मशीन में, एक ईवीएम में 2000 वोट से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए कई सारे वोट बनते हैं। और मैं अभी आपको यह भी बताऊंगा, जब कभी वोट होते हैं हमारे देश में, कहीं पर भी निर्वाचन होता है, तो जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के टाइम पीरियड पे आपको पता होगा कि कोई पर्टिकुलर एक स्कूल होता है या कोई बड़ा एक, उसको स्ट्रांग रूम में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पे स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, उस स्ट्रांग रूम में ही ये सारी ईवीएम रखी जाती हैं। ठीक है, चुनाव होने के बाद वहीं पे स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, और पूरा वहां पे हमारे सशस्त्र सेना के बल होते हैं जो पूरी की पूरी ईवीएम की सुरक्षा करते हैं, जब तक जो है काउंटिंग नहीं हो जाती। काउंटिंग के बाद जो है, काउंटिंग तक जो है उनकी सुरक्षा प्रॉपर रहती है। स्ट्रांग रूम में ना तो कोई जा सकता है, किसी को कोई अनुमति नहीं होती। यदि स्ट्रांग रूम में कोई भी ऐसा अवैध, मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि पाई जाती है, देखते ही गोली मार देने के भी आदेश होते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रांग रूम के आसपास कोई नहीं जा सकता, है ना, प्रॉपर जो है निर्देश होते हैं कि वहां पर किसी तरीके की कोई भी वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ईवीएम के बारे में पहले सामान्य जानकारी कि ईवीएम है क्या। ईवीएम में 2 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है आपका, और साथ में इसका निर्माण कौन करता है ये भी मैंने आपको बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बंगलुरु, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, इनके द्वारा। एक बार में 2000 वोटें ही पड़ सकती हैं एक ईवीएम मशीन में, बिजली की आवश्यकता नहीं होती, बैटरी द्वारा संचालित होती है आपकी। ठीक है, इनकी असेंबली जो है की जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। एक बार जो इसमें माइक्रोचिप का उपयोग किया जाता है, इसके बाद दोबारा ना तो उसको रीड किया जा सकता, ना तो उसको ओवरराइट किया जा सकता, ना तो उसे पढ़ा जा सकता है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, तो ईवीएम को लेकर पहली बात ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब देखिए, पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी, तभी इनोवेशंस किए जाते हैं। हमेशा जब समस्याएं होती हैं तो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी कि जो कागजी मतपत्र होते थे, पोस्टल बैलेट होते थे, पोस्टल बैलेट में बहुत असामान्य घटनाएं होती थी, है ना, जैसे कि जो है बूथ कैप्चरिंग की घटना। तो इसके आ जाने से पहली बात तो परिशुद्धता हो गई।
परिशुद्धता सबसे पहली चीज चुनाव में। अब ईवीएम पे जो दोषारोपण लगाया जा रहा है ये अलग मुद्दा है, इस पे हम बाद में भी बात करेंगे। इसके आने से मतदान प्रक्रिया बहुत सुव्यवस्थित हो गई, बहुत तेज हो गई, बहुत कुशल हो गई। इतने बड़े देश के जो है मतलब आप सोचिए चुनाव में इतने बड़े लेवल पे जो है चुनाव को कराना, कम समय में इस चुनाव को संपन्न कराना ईवीएम के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। अब जो है इसकी चिंताएं जो हैं, कई सारी चिंताएं हैं, विशेषताएं आपसे पूछेगा, विशेषताएं आप लिखेंगे। सबसे पहली बात है जो सुरक्षा को लेकर के चिंता है, राजनीतिक दलों को लेकर चिंता है, विश्वसनीयता का प्रश्न है, छवि जो ईवीएम की खराब हुई है पूरी टाइम पे, कई सारी तकनीकी खामियां भी समय समय पर देखने को मिलती हैं, चाहे वीवीपीएटी को लेकर के हो, कई सारी चीजों को लेकर हो, और समर्थकों की भी कमी है। ईवीएम की सभी लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं कि भैया ईवीएम होनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट फिर से बहाल कर दिया जाए, उसी के माध्यम से हम चुनाव प्रक्रिया को सही मानेंगे। तो इसमें कई सारे मुद्दे हैं। विश्वसनीयता का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम को लेकर के। अब इसको लेकर के एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए। एक क्वेश्चन है, सभी लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रयोग का मूल्यांकन करिए। यहां पे का शब्द है, ईवीएम के प्रयोग का मूल्यांकन करिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, पहले आप ईवीएम के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसका परिचय देंगे। सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए, यह प्रश्न है। इसको आप लिखेंगे, इस प्रश्न को आप घर पे लिखेंगे। अब सिंपल सा, आपको कुछ नहीं, ईवीएम के बारे में बताना है, यह बताना है कि कौन इसे डेवलप करता है, क्या इसका पूरा का पूरा रूप है ना, इसकी परिभाषा के बारे में बताना है आपको, और फिर इसके बारे में बताना है कि क्यों इसकी विशेषताएं क्या क्या है ईवीएम की, है ना। बस इतने पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। लाभ भी लिख सकते हैं कि जो है ईवीएम के आ जाने के कारण से जो पोस्टल बैलेट में बहुत सारी असामान्य घटनाएं होती थी, उन घटनाओं को समाप्त कर दिया गया। बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याएं समाप्त हो गई आपकी, ठीक है। और ईवीएम से मतदान प्रक्रिया बहुत ही सुव्यवस्थित हो गई, तेज हो गई, गति हो गई। चुनाव परिणाम बहुत तीव्रता से घोषित किए जाने का जो है जो स्वरूप देखने को मिला। ये सारे मुद्दे जो है आप यहां पे लिखेंगे। लिख लिया ना आप सभी ने? हाँ, देखो जो भी ये मुद्दा उठाते हैं ना कि ईवीएम की मशीन हैक होगी नहीं होगी, इसको लेकर के आप सभी लोग जितने लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बस एक बात समझाना चाहता हूं। आप ऑफिशियल बातों पे जाएंगे, है ना। जो बाजार में बातें चल रही हैं, जो मीडिया में बातें चल रही हैं, अभी निर्वाचन आयोग का जो स्टेटमेंट है, निर्वाचन आयोग जिस आधार पे चीजों को देखता है, निर्वाचन आयोग ने जो है इस बात को लेकर बहुत पुख्ता तरीके से कहा है कि ईवीएम में किसी तरीके की छेड़छाड़ संभव नहीं है ना। तो उसको लेकर के मैं आपको कुछ पॉइंट भी दूंगा कि किन आधारों पे निर्वाचन आयोग इस बात को कहता है, तो हमें वही मान के चलना है, ठीक है। और रही बात यदि ऐसा कुछ है कि भाई ईवीएम हैक हो सकती है, नहीं हो सकती, तो निर्वाचन आयोग को इस पर त्वरित कार्य करने और संज्ञान लेने की आवश्यकता है। उस आधार पे आप अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे। आप ये नहीं कि आपने कोई तथ्य नहीं, आपके पास प्रमाणिक तथ्य नहीं है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तथ्य बहुत पुख्ता होना चाहिए, तब तो आपके उसका कोई मतलब है और महत्व है। लिख लेंगे क्वेश्चन सभी लोग, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक में आगे अगला जो मैं सेगमेंट आपका रखूंगा वीवीपीएटी, पहले हम एक बार उसको समझेंगे वो क्या है, अलग अलग टॉपिक समझेंगे। अब ईवीएम के बारे में आप लिखोगे, फिर वीवीपीएटी से भी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो भी लिखोगे, फिर ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाएंगे। तो 3-4 मुद्दे रहेंगे, फिर मैं आपका इलेक्टोरल बॉन्ड और जो अन्य मैंने मुद्दे बताए हैं उन सारे मुद्दों पे आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए